मित्रों, लोकसभा चुनाव के बाद जो सर्जरी होनी शुरू हुई है अलग अलग राज्यों की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की सर्जरी सबसे ज्यादा हो रही है, पश्चिम बंगाल की भी सर्जरी हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत पीछे रह गई और वो एक बहुत बड़ा कारण है सर्जरी की, पोस्ट इलेक्टोरल सर्जरी की। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने मेहमान से कि क्या उत्तर प्रदेश में पोस्ट लोकसभा इलेक्शन कुछ बड़ा होने जा रहा है, और उस बड़े होने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये कि आज जो बहुत साथ साथ खुश नजर आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में नाराज होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तालमेल को लेकर के। अभी तो समाजवादी पार्टी बहुत खुश है क्योंकि उन्हें 37 सीटें मिल गई हैं और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी खुश है, लेकिन क्या यह खुशी विधानसभा चुनाव तक रहने वाली है? क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने तय उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष मांग करने वाली है? क्योंकि एक ट्रेंड जो दिख रहा है वो ट्रेंड है कि एक बहुत बड़ा वोट वर्ग जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक हुआ करता था, वो इस बार कांग्रेस की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर पूरी तरह से साथ में नहीं आया है अलग अलग राज्यों में, तो सेंटिमेंट जरूर उनका कांग्रेस के पक्ष में है। और अगर इस बड़े वोट का सेंटिमेंट कांग्रेस के पक्ष में रहा, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो दूसरा एक बड़ा वोट बैंक है वो भी कांग्रेस की तरफ मुड़ सकता है? और अगर कांग्रेस की तरफ मुड़ सकता है तो जो स्थानीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनका क्या होगा? क्या यह तालमेल लंबे समय तक चलने वाला है? क्या यह तालमेल विधानसभा में रहेगा और विधानसभा की बात टूटेगा? यह सब देखने की बात है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हालांकि पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन पॉलिटिकल कमेंटेटर हो गए हैं आजकल, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से जुड़ रहे हैं, ये लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ कर्नल विजयनाथ जी जुड़ने वाले हैं और सतीश झा जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो भी जुड़ने वाले हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन देखने को यहां पर मिलेगा। डॉक्टर साहब, क्या यह मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? अभी जो हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है वो ऐसा होने वाला नहीं है विधानसभा में, क्या यह बात सत्य है? मेरे ख्याल से काफी हद तक इस दिशा में चीजें जा सकती हैं, क्योंकि जो लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ उसमें जो रिवर्सल यानी कि जो बीजेपी को एक कह लीजिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ और धक्का लगा, जो उनकी पोजीशन थी या जिस टारगेट को लेकर के वो चले तो उससे कहीं दूर, यानी तकरीबन आधी सीटें उनकी चली गई। और इसको लेकर के आपने जैसे बताया काफी विचार मंथन और पोस्ट इलेक्टोरल सर्जरी जैसे हम कहते हैं, या बहुत सारा एनालिसिस और बहुत सारे इसके ऊपर मंथन होगा। और ये बात निश्चित है कि अब आप समझ सकते हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं यूपी के अंदर, तो उससे पहले इनको अगर इन्होंने अपनी स्थिति नहीं सुधारी बीजेपी ने, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि किसी भी तरह से वापस अपने जो इन्होंने अपना कह लीजिए यूपी के अंदर जो इनका दबदबा था विधानसभा में, वो शायद मुश्किल हो जाएगा। तो इसके चलते हुए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज मैं आगे आने वाले समय में देखता हूं, जो कि बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर के करने वाले हैं, और जिसके की लक्षण शायद अभी देखने शुरू हो गए हैं। और इसमें क्या है कि सिर्फ पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज भी रहती है, क्योंकि जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें दो इम्पोर्टेंट मशीनरी होती है। एक होती है पॉलिटिकल मशीनरी, जो कि
आप कैंपेन करके अपने प्रोग्राम्स को जनता तक पहुंचाते हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो कि एग्जीक्यूट करती है ऑन ग्राउंड इलेक्शंस को, तो उसमें भी आपको पता है काफी बड़ा रोल होता है। जैसा कि इन इलेक्शंस में बताया गया है कि काफी सारी चीजें हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी शायद कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जिनका बाद में आने को हम लोगों को पता लगेगा। तो इस चीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बीजेपी को एक बहुत मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग, रीथिंकिंग, रेडिकल चेंजेस, और जो लोग नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी। और अगर हम देखें कांग्रेस का, जैसे कि रिवाइवल हुआ है, चाहे भले ही वो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूं आगे आने वाले समय में धीरे धीरे जो कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी के साथ कोई भी पार्टी जाएगी तो उसको धीरे धीरे ये खत्म कर देती है, और धीरे धीरे वो जो रीजनल पावर्स है उनको ये खत्म कर देती है बीजेपी। शायद कहीं यही सोच कांग्रेस की भी रहती है। और जैसा आपने देखा कि इंडिया अलायंस जब बना, तो इंडिया अलायंस में आपने जहां देखा कि कांग्रेस को अगर प्राइम पोजीशन नहीं मिल रही है या उनका जो दबदबा उसमें अगर कम हो रहा है, तो उन्होंने काफी मुश्किलें पैदा हुई इंडिया अलायंस के पूरे प्रोसेस में, आपको पता है, जिससे कि नीतीश या लालू साहब को जब वापस जाना पड़ा, फिर कई दफे आम आदमी पार्टी तैयार नहीं हुई। तो क्योंकि अपनी जगह वो जो सेंट्रल पोजीशन है कांग्रेस की, जो पुरानी ट्रेडिशनल पोजीशन है, उसको खोना नहीं चाहती बल्कि रिगेन करना चाहती है। जब रिगेन करना है तो आप कुछ टाइम के लिए जो रीजनल पावर्स है उनको आप टॉलरेट करेंगे, उनके साथ चलेंगे, और जैसे ही आपकी ताकत बढ़ेगी तो ये रीजनल पावर्स को वो भी कभी पसंद नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही आम सी बात है जो एक किसी भी आदमी को समझ में आ सकती है। तो मैं जो फ्यूचर देख रहा हूं आगे आने वाले वक्त में वो यही है कि शायद हिंदुस्तान भी धीरे धीरे शनै शनै बाई पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन शायद इस टू पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो कांग्रेस की तरफ से ही है। कांग्रेस की तरफ से इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में एक क्रेडिबल लीडरशिप की कमी है, और उनके यहाँ एक जो सिंगल फैमिली रूल है, इसके कारण जो है उनके जो अच्छे लीडर्स हैं या तो उनको छोड़ के चले जाते हैं या वहां पे अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए वहां पे एक छत्र जो राज है एक फैमिली का, इसके कारण शायद उसको अभी वापस रिवाइवल में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। अगर यही लीडरशिप किसी यंग अच्छे लीडर को दे दिया जाता, शायद 10 साल में जो मोदी साहब का रूल रहा है, या इस साल भी जब 2024 के इलेक्शन हुए, कहीं बेहतर परफॉर्मेंस और अच्छा भी हो सकता था। क्योंकि जो चीजें जो अपोजिशन ने करनी चाहिए कई जगह पे वो बिल्कुल भी एब्सेंट रहती हैं, उनको एनकैश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लीडरशिप में आइडियाज की कमी है। उनके जो आइडियाज जहां तक आते हैं वो इम्पोर्टेड आइडियाज होते हैं, बाहर से आने वाले, बाहर के जो कंसल्टेंट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा था बीच में वो जो अपने क्या नाम है उनका, जो सैम पित्रोदा साहब, तो ये जो सैम पित्रोदा साहब हैं, आपके जो पुराने एक आरबीआई गवर्नर रह चुके रघुराम राजन साहब हैं, या आपके इस तरह के जो लोग हैं वो रहते हैं जिनके की ग्राउंड से बहुत उनका कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए उनके रिवाइवल में उतनी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि अगर कांग्रेस को अपना आगे का रास्ता तय करना है तो और उनको एक अच्छी क्रेडिबल अपोजिशन क्रिएट करनी है आगे आने वाले समय में, तो इनको कहीं ना कहीं अपने आप को री इन्वेंट करना ही पड़ेगा, और री इन्वेंट करके रिस्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा, और जो एक छत्र एक फैमिली का राज है उसको तोड़ना पड़ेगा। पर शायद टूटने के पीछे भी कई कारण है कि आप जानते हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।